Good morning, students. Today's subject is legal ethics, in which I have discussed with you the number of powers of the Bar Council of India. This topic is a very wide topic, so I'm trying to conclude this topic by today only. I have discussed the various powers in details with you guys, so the remaining rest powers I'll discuss with you today. So let's start the topic. The powers of the Bar Council of India. In my last lecture, I have discussed with you the power of the Bar Council of India to transfer the name of the advocates from one state bar council to the another state bar council list, right? So today, the next power is the standards of legal education to be observed by universities in India and the inspection of universities for the purpose. तो देखिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो किस प्रकार लीगल एजुकेशन पे अपना कंट्रोल रखती है, इसके लिए यहाँ पर बताया गया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास ये पावर है कि वो विधिक शिक्षा में मानक स्टैंडर्ड डिसाइड करने के लिए यूनिवर्सिटीज़, जो भारत में यूनिवर्सिटीज़ हैं जो विधिक शिक्षा प्रदान करती हैं, उनका टाइम टू टाइम उनके ऑब्ज़र्व करने के लिए इंस्पेक्शन करती है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपनी एक इंस्पेक्शन टीम हमेशा रेडी रखती है जो लीगल एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी मॉनिटरिंग करती है कि क्या लीगल एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो अप टू द मार्क है BCI नॉर्म्स के अकॉर्डिंग या नहीं है। इसी स्टैंडर्ड के आधार पर किसी भी नए इंस्टीट्यूट को और रनिंग इंस्टीट्यूट को रिकॉग्निशन दी जाती है, मान्यता दी जाती है, या फिर उनकी मान्यता जो है वो डिसॉल्व भी की जाती है अगर वो स्टैंडर्ड जो हैं BCI के जो नॉर्म्स हैं वो फुलफिल नहीं करते हैं। द नेक्स्ट पावर इन द कंटिन्यूएंस ऑफ द फॉरेन क्वालिफिकेशन इन लॉ ऑब्टेन्ड बाय पर्सन अदर देन सिटीजन ऑफ इंडिया विच शैल बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर द पर्पज ऑफ एडमिशन एज एन एडवोकेट अंडर दिस एक्ट। देखिए, फॉरेन क्वालिफिकेशन, अगर कोई व्यक्ति बाहर से विधि की डिग्री लेके आया है, लॉ में ग्रेजुएट है और वो भारत में एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस करना चाहता है और वो भारत का नागरिक नहीं है अदर देन सिटीज़न ऑफ इंडिया, राइट, तो उसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, किस प्रकार वो एज एन एडवोकेट यहाँ पर एनरोल हो सकता है, तो उसके लिए सारे रूल्स जो हैं वो बनाने का काम BCI करती है। ठीक है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया करती है कि किस प्रकार ऐसा व्यक्ति जो है वो एज एन एडवोकेट भारत के किसी न्यायालय में प्रैक्टिस कर सकता है। The next power is the procedure to be followed by the disciplinary committee of a state bar council and by its own disciplinary committee। देखिए, किसी अधिवक्ता के खिलाफ यदि कोई शिकायत आती है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जो डिसिप्लिन कमेटी होती है और स्टेट बार काउंसिल्स में भी जो डिसिप्लिन कमेटीज़ होती हैं वो किस प्रकार उस अधिवक्ता के खिलाफ या बार के खिलाफ अगर कोई शिकायत आती है तो किस प्रकार कार्रवाई करेगी, उसका प्रोसीजर निर्धारित करने की पावर भी जो है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को दी गई है और उसी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर कार्रवाई की जाती है आगे की। ठीक है, कोई कंप्लेन मिलने पर। द नेक्स्ट पावर इज द रेस्ट्रिक्शन इन द मैटर ऑफ प्रैक्टिस टू विच सीनियर एडवोकेट शैल बी सब्जेक्ट। किसी अधिवक्ता के खिलाफ यदि कोई ऐसी शिकायत आती है तो उसकी प्रैक्टिस, जो न्यायालय में प्रैक्टिस करता है, उस पर किस प्रकार रोक लगाई जानी चाहिए, कितने समय के लिए लगाई जानी चाहिए, इन सब बातों का निर्धारण भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही करता है। The next is the form of dresses or robes to be worn by advocates having regard to the climate conditions appearing before any court or tribunal। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जब भी हम
एज एन एडवोकेट कोर्ट में अपीयर होते हैं तो हमें वेल ड्रेस्ड अप होना चाहिए। तो वो जो हमारा ड्रेस है एज एन एडवोकेट वो क्या होगा, उसके लिए क्या यूनिफॉर्म डिसाइड करनी है, वो भी काम जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया करती है। जैसे अगर हम बात करें अभी जो हमारे वर्तमान में जो एडवोकेट का यूनिफॉर्म है वो क्या है, तो उसमें हम वाइट शर्ट और ब्लैक ट्राउज़र, लाइनिंग ट्राउज़र जो हम स्टेट्स में पहनते हैं, ऊपर से ब्लैक ब्लेज़र जो हम यूज़ करते हैं, हम जो टैग लगाते हैं, ये एक स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म है बीइंग एन एडवोकेट टू बी अपीयर इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट। फीमेल के केसेस में आप वाइट साड़ी और वाइट कुर्ता विद ब्लैक सलवार और ब्लैक दुपट्टा और white suit with black dupatta or black blazer you can use to be an advocate to practice in front of the कोर्ट। तो देखिए यूनिफॉर्म डिसाइड करने का काम भी, ताकि उसमें एक स्टैंडर्ड और एक यूनिफॉर्मिटी रहे, पूरे भारत में एक जैसी यूनिफॉर्म रहे अधिवक्ताओं की, उसके लिए भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। द नेक्स्ट इज द फीस विच मे बी लेविड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर अंडर दिस एक्ट। इस अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई फ़ीस बार काउंसिल ऑफ इंडिया चाहे कि कितनी फ़ीस निर्धारित की जानी चाहिए, तो वो भी अधिवक्ताओं के नामांकन के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया निर्धारित करती है। जनरल प्रिंसिपल फॉर गाइडेंस ऑफ स्टेट बार काउंसिल एंड द मैनर इन विच डायरेक्शंस इश्यूड और ऑर्डर्स मेड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया में बी एनफोर्स। इसके अलावा जो जर्नल पावर्स हैं, जनरल रूल्स बनाने की जो पावर है कि किस प्रकार स्टेट बार काउंसिल अपने फंक्शंस को रन करेंगी, वो भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास दी गई है। इसके अलावा भी अगर कोई और मैटर आता है जिस पर नियम बनाना वांछनीय है, ज़रूरी है, तो वहाँ पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपनी पावर्स का प्रयोग करते हुए ऐसे नियम बना सकती है। सो गाइस, आज जो हमारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया की पावर्स वाला टॉपिक था, आज हमने उसे कंप्लीट किया है। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, क्योंकि हमने कई दिनों तक लगातार इन डिटेल इस टॉपिक पर डिस्कशन किया है। सो होप आपको टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ टॉपिक।